Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा बेटा फोर्थ लेक्चर है फ्लूइड्स का। ये जो लाइन मैं सबसे पहले बोलता हूँ अपने लेक्चर में, इस लाइन की आज आपको बहुत ज़रूरत है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं इट विल मेक यू थिंक वेरी हार्ड। इसको बिना सोचे समझे करना इम्पॉसिबल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको विजुअलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इमेजिनेशन इसमें बहुत यूज़ होगी। फार्मूला इसमें एक ही होगा छोटा सा, लेकिन बेटा इसको अप्लाई करना, उसके लिए आपको काफ़ी गहराई तक सोचना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है बॉयंसी। आपको क्लास 9th में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बट आई नो 9th क्लास का तो सब भूल जाते हैं हम लोग। सो बॉयंसी क्या होता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में हम रखते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड या फिर गैस, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अप थ्रस्ट लगता है, एक ऊपर की डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपने फ्लूइड के अंदर रखा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, जैसे में हम अभी एक फ्लूइड के अंदर हैं, हम एयर के अंदर हैं, तो हमारे ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। और ये कोई नई फोर्स नहीं है बेटा, हमने जो अभी तक पढ़ा है प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, वहीं से आएगा, हम इसको प्रूव करेंगे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर डालते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करता है, उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉयंट फोर्स। एंड वो बॉयंट फोर्स होती कितनी है? राइट, पहले तो होगा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है, लेकिन एक्सक्यूज मी, कितना होता है वो दिया था बेटा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। 200 BC में उन्होंने लॉ दिया था। कोई सोचेगा सर अप्रॉक्सीमेटली 2200 ईयर्स बैक, तो 2200 साल के पुराना लॉ है, अब किस काम का होगा? यू विल बी सरप्राइज्ड बेटा, इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड दो मशीनें होती हैं, एक हाइड्रोमीटर होता है और एक लैक्टोमीटर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस मतलब दूध की प्योरिटी इससे चेक की जाती है। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट बॉयंसी। राइट, बॉयंसी क्या होता है? बॉयंसी, whenever an object is submerged in a fluid partially or entirely, it experiences an upward force called buoyant force or upthrust. And this phenomena is called buoyancy. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉयंसी। देखो, इसने हमें सिर्फ ये बता दिया क्या होगा, लेकिन कितना होगा, यानी वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो बेटा दिया था आर्किमिडीज ने। राइट, सो लेट अस सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस, द buoyant force on an object is equal to the weight of the liquid displaced
इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो बॉइंट फोर्स होगी वो कितनी होगी बेटा, जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। सबसे पहले हमें बेटा किसी चीज़ को कैजुअली नहीं लेना, लिक्विड डिस्प्लेस निकालना ही मेन कैच है। बच्चे इसको सुनते हैं लेकिन वो मेन चीज़ नहीं पकड़ते बेटा। मेन चीज़ है, आपको लग रहा है लिक्विड डिस्प्लेस्ड बहुत इजी है, नहीं बेटा, मेन चीज़ वही है, उसी की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर वेट ऑफ द, अगर आपको लिक्विड डिस्प्लेस्ड पता लग गया तो उसका वेट निकालना कितना बड़ी बात है। जब आपको पता है कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है तो उसका बस mg निकालना है, लेकिन लिक्विड डिस्प्लेस निकालना ही मेन कैच होता है बेटा। और इसी फॉर्मूले को हम अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो बॉइंट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। अब हम इसको इलेबोरेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेट अस सी, एफ बी बॉइंट फोर्स किसके इक्वल लिखी हमने, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ओके। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। वेट बेटा mg के इक्वल होता है, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ओके। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। बेटा मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ओके। अब ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये मेन चीज है बेटा। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा डूबा है, कितना हिस्सा वाटर के या किसी भी लिक्विड के अंदर गया है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा है, पानी के अंदर कितना गया है, ठीक है। सो लेट अस सी, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये जो हिस्सा है, राइट। अब आप थोड़ा सोचो बेटा, ये वाटर लेवल पहले या कोई भी लिक्विड लेवल है वो यहां पे था, राइट। अब आप सोच सकते हो ये लिक्विड लेवल ऊपर चला गया है। वो क्यों गया है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा तो वो लिक्विड की जगह ले लेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, तो लिक्विड का लेवल ऊपर आ गया। तो जितना इसका वॉल्यूम सरफेस के नीचे गया है उतना ही लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। वो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका जो वेट होगा वो बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा बेटा। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट हमें कैलकुलेट करना है, वो बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा, राइट। अब आप इसको पकड़ के रखना है बेटा अच्छे से। एफ बी इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। कई बार हमें ये निकालना पड़ेगा बेटा, कई बार ये आ जाएगा डायरेक्ट, काफी कुछ होगा। हम इसको, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, ओके। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये बॉइंट फोर्स आती कहां से बेटा, ओके। लेट अस सी बॉइंट फोर्स लगती कैसे है, क्यों लगती है। मान लेते हैं बेटा ये एक लिक्विड है और ये अनएक्सेलरेटेड है, अनएक्सेलरेटेड लिक्विड, ठीक है। इसके अंदर मान लो हमने एक ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, सिलेंड्रिकल ले लिया ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने ए,
ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लेते हैं इसका एच हिस्सा अंदर है, इसका एच हिस्सा बेटा लिक्विड के अंदर है, तो हमें पता है बेटा यहां पर जो प्रेशर होगा ये, इसको मान लेते हैं P, ये इसके ऊपर वाले सरफेस से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप से लिक्विड के अंदर जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। तो यानी कि यहाँ पर प्रेशर एक्स्ट्रा है एज़ कम्पेयर टू सरफेस। यानी कि ये जो लिक्विड है बेटा एक यहाँ से नीचे से एक ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगा रहा है, राइट। तो आप इसको यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं से PA और ये मान लेते हैं सपोज PB, राइट। तो इसके ऊपर एक बेटा नेट फोर्स लग रही है प्रेशर की वजह से। सर वेट भी तो लग रहा है, बिल्कुल वेट भी लग रहा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ बॉइंट फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अभी मैं ये भी नहीं कैलकुलेट कर रहा सर ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, मैं ये सिर्फ इसको मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा कि अगर एक ऑब्जेक्ट इतना पानी के अंदर है, ये लिक्विड के अंदर है, तो उसके ऊपर कितनी बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी। इसको मान लो मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे ऊपर से, ठीक है, राइट। तो अब इसके ऊपर कितनी बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी। सो लेट अस सी बॉइंट फोर्स। अब इसके ऊपर जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितनी होगी बेटा PB माइनस PA इंटू एरिया, और इसी को ही हम बेटा बॉइंट फोर्स बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। FB इक्वल्स टू PB माइनस PA, यहाँ पर A प्रेशर है, PA प्रेशर है, तो उसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और यहाँ पर लिक्विड हमेशा किस तरफ फोर्स लगाता है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, तो एक फोर्स तो नीचे लग गई और एक फोर्स ऊपर लग गई, एंड नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है बेटा, अगर आपने नहीं लेक्चर देखा तो प्लीज़ आप फ्लूइड का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखो, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो PB माइनस PA कितना हो गया बेटा H रो G। जैसे जैसे लिक्विड में हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और क्या डिफरेंस होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर डिफरेंस का, नीचे वाले प्रेशर में से ऊपर वाला प्रेशर माइनस करके H रो G आता है। सो H रो G इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप थोड़ा सा देखना बेटा ध्यान से, ये H इंटू A इंटू रो, ये रो जो है रो ऑफ लिक्विड है, ठीक है, रो ऑफ लिक्विड होता है इंटू G। अब थोड़ा सा देखो H इंटू A, H इंटू A क्या हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, राइट। तो ये क्या आ गया H इंटू A, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, जितना डूबा हुआ है। अगर सर सिलेंडर पूरा डूबा होता तो बिल्कुल फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता बेटा पूरा। अभी ये क्या आया है H इंटू A, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू G। यानी कि बेटा क्या बन गया ये हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो ये बेटा क्या आ गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G। तो बॉइंट फोर्स किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप थ्रस्ट एक्ट करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए अप थ्रस्ट बोलते हैं इसको। ओके बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आई, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से आई है। एंड यस वन मोर थिंग, हम लिख सकते हैं सर प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है, मैंने वहाँ पे काफ़ी बार रिपीट किया था, प्रेशर डिफरेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो यानी कि स्पेस में अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ पर बॉइंट फोर्स नहीं होगी, राइट। सो हम लिख सकते हैं नो बॉइंट फोर्स इन स्पेस, क्योंकि बेटा वहाँ पे प्रेशर वेरिएशन ही नहीं होगी। ये जो प्रेशर का वेरिएशन होता है ये होता ही बेटा किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। तो अगर ग्रेविटी ही नहीं है तो प्रेशर वेरी नहीं करेगा, इसलिए बॉइंट फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। एंड ये बेटा जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये अनएक्सेलरेटेड फ्लूइड के लिए है। बेटा अगर एक्सेलरेटेड फ्लूइड होगा तो उसके लिए अलग से न्यूटन लॉ से फॉर्मूले बनेंगे, वो भी हम करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है।
ओके, सो अब हमने ये बॉइंट फोर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस एक ही लाइन मुझे पता है, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो लेट अस सी। पहले हम समझते हैं रियल वेट एंड एपरेंट वेट। रियल वेट एंड एपरेंट वेट। रियल वेट क्या होता है और एपरेंट वेट क्या होता है? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लेते हैं बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसका मैं वेट चेक कर रहा हूं एयर के अंदर। तो यहां पर जो होगा बेटा वो रियल वेट होगा। ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दे रहा है वो रियल वेट की रीडिंग देगा mg। लेकिन अगर इसको हम किसी फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, यानी कि इसको सबमर्ज कर दिया हमने, ठीक है, अब बेटा ये रीडिंग जो है वो कम देगा। अब जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? एपरेंट वेट। इस वक्त ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देने वाला है वो आपका एपरेंट वेट होगा, राइट। अब इसके अंदर देखो बेटा, रियल वेट किसके इक्वल है? रियल वेट हो गया बेटा mg के इक्वल। एपरेंट वेट किसके इक्वल होगा बेटा? एपरेंट वेट होगा आपका, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल माइनस एफ बी, राइट। क्योंकि बेटा ये जो रीडिंग देने वाला है ये किसकी रीडिंग देगा? टेंशन की। सो टी प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। यहां पे ये लिक्विड है, इस पे बेटा एम जी लगा हुआ है और ये ऊपर टेंशन टी डैश, ठीक है। तो यहां पे अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे बेटा टी माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। सो टी इक्वल्स टू कितना आ गया? एम जी। ये आपका ट्रू वेट है या रियल वेट है, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स लगी हुई है, बॉइंट फोर्स। तो ये स्प्रिंग तो कम रीडिंग देगा बेटा, तो वो जो कम रीडिंग दे रहा है उसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट, ठीक है। सो यहां पे क्या इक्वेशन बन जाएगी? टी डैश प्लस एफ बी माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। सो टी डैश कितना आ गया बेटा? एम जी माइनस एफ बी। ये हमारा एपरेंट वेट है, ये टी डैश एपरेंट वेट। बेटा मैं थोड़ा एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, एपी। अब लेट अस सी एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल माइनस एफ बी। सो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल कितना हो गया बेटा? एम जी माइनस बॉइंट फोर्स एफ बी। अच्छा, मास को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। और बॉइंट फोर्स क्या होगा बेटा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब क्योंकि बेटा ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो गया? वो भी v हो गया। अगर ये बेटा पार्शली सबमर्ज्ड होता तो v जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है वो v से थोड़ा कम होता, लेकिन अभी क्या है? v है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सारा का सारा इस लिक्विड के अंदर चला गया है। सो v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ओके बेटा मैं ये कॉमन ले लेता हूं यहां से, v इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस ये बच गया बेटा रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चों को बेटा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं सर ये इसमें से कॉमन कैसे लेंगे? बेसिकली वो बोलने का तरीका होता है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस टर्म से। बेटा बिल्कुल ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैंने बेसिकली क्या है, इस टर्म से मैंने बेसिकली क्या किया है बेटा, ये जो पूरी टर्म है इस चीज को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ये हो गया, और इससे डिवाइड किया तो दिस अपॉन ये, इसी से मैं यहां लिख देता हूं, देखो वी रो ऑब्जेक्ट इंटू जी है, देखो वी इंटू रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो बेटा ये तो यहां पर आ गया,
रो ऑब्जेक्ट जी, ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो ये तो 1 बन गया और ये वी जी कैंसिल हो गए, ये बच गया आपके पास रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला यहाँ से रिजल्ट निकालना है। अब बेटा ये तो क्या हो गया, mg हो गया, mg मतलब ये हो गया रियल वेट, 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एपरेंट वेट का। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट हम किसी लिक्विड में चेक करेंगे तो उसका वेट थोड़ा कम आएगा, तो वो कितना होगा बेटा, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसे कई फॉर्मूले निकलेंगे, राइट, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, अब अगर सपोज ये लिक्विड अगर वाटर हो, अगर ये लिक्विड वाटर हो तो क्या हो जाएगा, इफ लिक्विड इज वाटर, तो बेटा क्या बन जाएगा, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट या ट्रू वेट भी कुछ लोग बोल देते हैं, इंटू 1 माइनस रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा इसको मैं लिख देता हूं रियल इंटू 1 माइनस 1 बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑफ वाटर। सर इससे क्या हो गया, रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है बेटा, ये बहुत यूज होने वाली है। सो एपरेंट वेट, तो आपके पास क्या रिजल्ट बन गया बेटा, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट इंटू 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी, राइट। आप याद रख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल होता है बेटा, रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑफ वाटर, राइट। अब बेटा यहां से भी अगर आप एक रिजल्ट थोड़ा और निकाल सकते हो, इसको मैं इधर ले आता हूं, मैं एपी लिख रहा हूं, एपरेंट अपॉन रियल, एपरेंट अपॉन रियल इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी। इसको इधर लेके आते हैं तो 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू कितना बन गया, 1 माइनस एपरेंट बाय रियल। ओके, तो यहां से बेटा रिलेटिव डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ गया, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, रियल अपॉन रियल माइनस एपरेंट, या फिर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू रियल अपॉन रियल माइनस एपरेंट क्या हो गया, बॉइंट फोर्स। एक ये रिजल्ट बन गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन सबको याद कर लेते हैं, बेटा याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये प्रोसीजर करना सीखना है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए, लेकिन चांसेस कम होते हैं, तो वो थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते ही हैं। तो आपको बेटा ट्विस्ट, वहीं तो जो आपका कम्प्लेक्स सिचुएशन होता है उसी से आपको निकलना सीखना है। तो बेटा देखो मैंने सिर्फ क्या किया, बेसिक फंडामेंटल यूज़ किए और उनको यूज़ करके ये रिजल्ट निकाल दिए, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल इंटू 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी, एंड ये रियल एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट मैं बेटा अगर आपको साइंस या फिजिक्स रादर पूरी साइंस ही ऐसे सीखी जा सकती है। अगर आपको ये करना है, आपको ये चीज़ खुद करनी चाहिए, आपको बहुत मजा आएगा। इससे करने से 2-3 चीज़ें होंगी बेटा, एक तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे के सारे, और एक आपको निकलना भी आ जाएगा। अब देखो एपरेंट वेट के कितने सारे फॉर्मूले बन गए, दिस दिस यहाँ से देखो, यहाँ से भी वो आपको एपरेंट वेट रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए, तो वो आप पहले से ही करके रख सकते हो। ओके, सो लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑन दिस। इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दिस, और आप देखोगे इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। और इस क्वेश्चन से भी बेटा ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इससे काफ़ी अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, मुझे लगता है ये काफ़ी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि फॉर्मूला तो छोटा सा होगा, कॉन्सेप्ट छोटा सा होगा, लेकिन इसको ट्विस्टेड काफ़ी किया जा सकता है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है,
a metal piece weighs 360 gram in air, 270 gram in water and 180 gram in a liquid. Find relative density of the metal piece and the liquid. ये पूछ रहे हैं बेटा, ये ठीक है। कहते हैं कि मेटल पीस को हमने वे किया किस में, एयर में। तो बेसिकली बेटा ये तो रियल वेट हो गया। एयर के अंदर अगर आप वेट चेक करोगे तो वो कौन सा आएगा, रियल वेट आएगा। ओके, 270 ग्राम इन वाटर, 270 ग्राम इन वाटर, यानी कि एपरेंट वेट इन वाटर 270 ग्राम दिया हुआ है। तो हम बेटा पहला केस निकालते हैं, लेट अस सी। हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट इंटू 1 माइनस 1 बाय relative density of the object, right? relative density of the object। अब इसमें पुट करते हैं बेटा, एपरेंट वेट कितना दिया है 270 इक्वल्स टू रियल वेट कितना है 360 इंटू माइनस 1 बाय आर डी। तो बेटा कितना बन गया 3/4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन relative density। सो बेटा ये कितना बन गया 1 बाय relative density इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। सो बेटा relative density कितना आ गया 4। ये relative density किसका आया बेटा, relative density आया है ये मेटल पीस का, राइट। सो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन था। एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल इंटू 1 माइनस 1 बाय आर डी। ये relative density किसकी है बेटा, मेटल की। ओके, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला वो लगेगा, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिस लिक्विड में डाला गया है ऑब्जेक्ट को, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे पुट करेंगे इसमें, अब लेट अस सी। एपरेंट वेट कितना दिया है, जब हमने इसको दूसरे लिक्विड में डाला बेटा, इसका एपरेंट वेट आ गया 180 इक्वल्स टू रियल कितना है 360 इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आई है बेटा, देखो रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 4 है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। बेटा किसी भी चीज़ की जब आपको रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है उसको आप डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो बेटा कितना हो गया 4 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया हाफ इक्वल्स टू 1 माइनस, अभी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या बन गया डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ गया हाफ। तो यहां से बेटा कितना आ गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ गया 2 आ गया बेटा, राइट। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मैंने सिर्फ क्या किया, ये आई थिंक आई मेड एन एरर, रोन यहां पे वाटर आना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी बेटा 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी चीज की डेंसिटी को अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं तो उस मटेरियल की जिससे वो चीज बनी हुई है उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। तो बेटा आप देख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी कम्स आउट टू बी 2। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी। बेटा इसको ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है, सोच सोच के करना है। हम स्टार्टिंग इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं, आगे जाके थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। लेट अस सी कहां तक जाते हैं। अब ये इन्होंने सिचुएशन दे दिया बेटा,
a spring balance A reads 3 kg with a block of mass m suspended from it, and balance B reads 30 kg when a beaker is placed on it as shown। ये आपको बेटा सिचुएशन दे रखी है, इसका डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने। ये है बेटा बैलेंस ए, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस ए हो गया बेटा, और स्प्रिंग बैलेंस बी ये आपका स्प्रिंग बैलेंस बी है, और इसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है। ये लिक्विड का भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विद द लिक्विड, राइट। अभी क्या कह रहे हैं, द balances are arranged as shown। देन यहां पे इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। लेट अस सी क्या किया है बेटा, इन्होंने क्या कर दिया है इसमें, ये कर दिया बेटा, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस ए है, ये स्प्रिंग बैलेंस बी है। बेसिकली हमने इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया है। अब उसके बाद इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए बेटा आपको। रीडिंग ऑफ ए विल इंक्रीज, रीडिंग ऑफ बी विल डिक्रीज, रीडिंग of A will increase and B decrease, reading of A will decrease and B will increase। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। लेट अस सी इसमें क्या बनता है, आप पॉज करके सोच सकते हो, राइट। थोड़ा सोचो, क्योंकि और बेटा गैस नहीं करना, ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। कई बार क्या होता है, हम हाफ हार्टेड एफर्ट करते हैं, थोड़ा सोचते हैं और कई बार वो ठीक हो जाता है, बट अब वो जस्ट प्योर लक है, लेकिन प्योर लक के ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक आधा ही क्वेश्चन ठीक होता है अगर चांस से होता है, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है, और उसी में बेटा मज़ा भी है। अगर आप सीखोगे तो आपको, बिलीव मी, आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट एंजॉइंग। लेट अस सी, अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसको इसके अंदर डाल दिया बेटा। अब बेटा अगर आप देखो, ये स्प्रिंग बैलेंस ए की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी रीडिंग थी, ये एयर में है, तो टेंशन mg के इक्वल थी, यानी कि इसकी जो रीडिंग है इसके mg के इक्वल आ गई।
लेकिन जब इसको लिक्विड में डालेंगे बेटा, लिक्विड इसको क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ, यानी कि इस स्प्रिंग के ऊपर लोड कम हो जाएगा, तो ए की रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गई ना, इस स्प्रिंग को सपोर्ट मिल गई, तो इसका जो एपरेंट वेट आएगा, यानी कि जो इसकी रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बॉयंट फोर्स ने इसको सपोर्ट कर दिया। ओके, अब बी की बात करते हैं। अब बेटा देखो, लिक्विड ने इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो बेटा लिक्विड ने इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तो ये ब्लॉक भी लिक्विड के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और उस लिक्विड को किसने सपोर्ट किया हुआ है, बी ने। तो बी की रीडिंग बेटा क्या होगी, विल इंक्रीज, रीडिंग ऑफ बी विल इंक्रीज, यानी कि ए की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी और बी की रीडिंग बेटा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बेटा इसको और अच्छे से सोच सकते हो और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के देगा मुझे। मैंने तो आपको इसको क्वालिटेटिवली समझाया, लेकिन इसका आप मैथ्स भी लिख के दे सकते हो, उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि कोई चीज़ सिंक कब करेगी और फ्लोट कब करेगी, राइट। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, बेटा इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than density of liquid, object will sink। ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और यहां पर हम बेटा एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, आपको वो धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा बेटा। जिस जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी अगर डेंसिटी, और मैं एवरेज डेंसिटी बोल रहा हूं बेटा, उसका क्या मीनिंग है हम क्वेश्चन के थ्रू आगे समझेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, यानी कि इस केस में सिचुएशन बेटा ये हो जाएगी, ये द ऑब्जेक्ट विल सिंक। सेकेंड केस, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल हो, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद इट्स टॉप लेयर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या है बेटा, मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी बेटा लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है, तो ऐसे फ्लोट करेगा, राइट। एंड ऑब्जेक्ट को क्यूबॉइडल होने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर ऐसा भी ऑब्जेक्ट होगा ये सिंक करेगा। अगर इस शेप का भी ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए ये किसी भी शेप के लिए ट्रू है, तो बेटा ये ऐसे फ्लोट करेगा, यानी कि सारा का सारा लिक्विड के अंदर होगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नीचे चला जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, थर्ड केस चलते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो बेटा ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर रहेगा, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट with some part of its body above the liquid surface। यानी कि बेटा अब इस केस में जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने वाला है, ये भी फ्लोट है, अब इसमें फ्लोट बेटा ऐसे करेगा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, यानी कि उसका कुछ हिस्सा ही सबमर्ज होगा।
राइट। इसमें ऐसा क्या हुआ बेटा, देखो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा सोचो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम है, तो इसके इतने से ही वॉल्यूम ने, सुनना बेटा, ये जो इसका इतना वॉल्यूम अंदर गया है, तो इसने इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है। तो उस लिक्विड का जो वेट है बेटा, वो इसके वेट से, इसके वेट के बराबर हो जाएगा एग्जैक्ट, राइट, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यानी कि इतना डूब के ही इसको अपनी बॉइंट फोर्स मिल गई है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी सेम थी, इसको सारा का सारा सबमर्ज होना पड़ा, तब जाके इसको अपने वेट के इक्वल बॉइंट फोर्स मिली। और इसमें तो बेटा मिली नहीं पूरा डूबने के बाद भी, क्योंकि इसका पूरा वॉल्यूम जितना है, लिक्विड के उतने वॉल्यूम का भी वेट इसके वेट से कम है, तो ये सिंक कर गया, राइट। अब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेटा अच्छे से। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An object has a density equal to 1/3 of the density of water. What part of it will remain outside the water? अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये कहते हैं सपोज ये वाटर ले लेते हैं और वाटर की डेंसिटी मैं ले लेता हूँ रो। अब ये कहते हैं बेटा इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को डाला और ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी का 1/3 है, यानी कि कम है। तो बेटा ये आप इतना तो बता ही सकते हो, अब इसका कुछ हिस्सा जो है वो बाहर रहने वाला है, राइट। इसका वॉल्यूम मैंने V ले लिया बेटा, V इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है। अब जो अंदर वॉल्यूम गया है, यानी कि जो सबमर्ज हुआ है, मान लेते हैं बेटा वो वॉल्यूम है V डैश। तो V डैश क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट। एंड बेटा यही किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना ऑब्जेक्ट सबमर्ज हुआ बेटा उसने उतना ही तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया। अब क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग, सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल हो गया बेटा, बॉइंट फोर्स के। अच्छा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, V। अब इसकी डेंसिटी कितनी थी, इन्होंने दे रखा है ρ/3, रो मैंने वाटर की डेंसिटी एज्यूम कर ली है बेटा। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू G, mg। ये बेटा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है बेटा, V डैश, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, रो इनटू G। ये क्या है बेटा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो मैंने आपको लिखवाया था उसको ब्रेक डाउन करो। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G। अब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बेटा यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा कितना आ गया, V डैश इक्वल टू कितना आ गया, V/3, यानी कि इतना हिस्सा अंदर होगा। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है,
आउटसाइड कितना हिस्सा है, बाहर कितना हिस्सा है, तो बेटा v आउटसाइड कितना हो गया, v माइनस v डैश यानी कि 2v/3। कई बार बेटा परसेंटेज में पूछ लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है, परसेंटेज आउटसाइड, तो बेटा v आउट अपॉन टोटल v इंटू 100। कुछ बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सून आई विल प्रिपेयर ए लेक्चर ऑन परसेंटेजेस। काफ़ी बच्चों को परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है, तो मैं वो अपलोड करूँगा। अभी आप इसको याद रख लो बेटा, परसेंटेज वी आउट कितना परसेंट हिस्सा बाहर है, तो जितना बाहर है परसेंटेज हिस्सा अपॉन द टोटल वॉल्यूम इंटू 100, तो कितना बन जाएगा बेटा, आप इसमें पुट कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली 66.6% बन जाएगा। तो इतना वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वो बाहर रहेगा, राइट। सो मैंने देखो एक ही फॉर्मूला लगाया है, वेट इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स, राइट। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने ट्राई करना है बेटा, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर सारे के सारे। लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object measuring 2 centimeter by 2 centimeter by 5 centimeter has mass 16 gram, if it is put inside water of density 1 gram per cc, what percent of its volume will remain outside? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। लेट अस ट्राई। ये कहता है ऑब्जेक्ट मेजरिंग दिस, उसकी मेजरमेंट दे दी है बेटा और बोल दिया है उसको हमने किसके अंदर डाल दिया बेटा, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। ये बोल रहे हैं कितना हिस्सा उसका बाहर होगा, what percentage of its volume will remain outside, right। इसका एक ही मेथड है बेटा सीधा, सपोज इसका टोटल वॉल्यूम ले लिया मैंने v, बट आप अपना मेथड भी डेवलप कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए आपको। और अंदर जो इसके वॉल्यूम है वो v डैश मैंने मान लिया, टोटल वॉल्यूम v हो गया बेटा, और इसके अंदर जो लिक्विड के अंदर यानी वाटर के अंदर जो आपका इसका पोर्शन गया है उसको मैं ले लेता हूं बेटा v डैश। अब ये फ्लोट कर रहा है तो बेटा फिर से वही वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इनिशियली आपको ये जरूर लिखना चाहिए, इसको इग्नोर मत करना। कई बच्चे बोलते हैं तो हमें याद हो गया, नो बेटा लिखो, उसको ब्रेक डाउन करो। जब तक चीज़ों को आप ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। और अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हों, आप 6 महीने बाद भी इसको करोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया सर, ये तो दे रखा है 16 ग्राम, यानी ये मास हो गया बेटा 16 इंटू जी। ये ग्राम वाला जी नहीं है बेटा, ये ध्यान से समझ लेना। बॉयंट फोर्स कितनी होगी, वी डैश वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, किसके इक्वल होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। ये आपको यहां पे कंफ्यूज कर देंगे, बोलेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इक्वल्स टू मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। ये जरूरी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इज डेफिनेटली इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का सबमर्ज होगा उतना ही वो वाटर को या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो बेटा 16 जी एम जी इक्वल्स टू वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि अब इन्होंने दे रखा है 1 ग्राम पर सीसी, मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ, सीजीएस यूनिट ले लेते हैं।
तो इंटू 1 इंटू जी आपका हो गया कैंसल, तो वी डैश कितना आ गया बेटा 16 ग्राम, यानी कि ये इतना 16 सॉरी ग्राम नहीं 16 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, 16 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका 16 सेंटीमीटर क्यूब डूब गया। और था कितना, टोटल कितना था, V वॉज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा V आउटसाइड कितना हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो परसेंटेज आउटसाइड कितना हो गया बेटा, परसेंटेज आउटसाइड इक्वल टू जो आउटसाइड है 4 अपॉन टोटल इंटू 100, तो बेटा 20%, यानी कि पांचवा हिस्सा जो होगा बेटा वो ऑब्जेक्ट का बाहर होगा, राइट। ओके, लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पॉज करके ट्राई करो बेटा, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपको फिर कॉन्सेप्ट दोबारा सीखना पड़ेगा, पर सोचना पड़ेगा बेटा, इसमें ये इजी वाली चीज़ नहीं है बेटा, कुछ को इजी लगेगी बट फिर भी मुझे लगता है इसे ये थोड़ा सा सोचने वाला होता है टॉपिक। तो आपको इसको ध्यान से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है और ये सोचने में बहुत हेल्प करता है बेटा, ठीक है। ओके, लेट अस सी। डेंसिटी ऑफ आइस इज 920 kg per meter cube. Density of ice is 920 kg per meter cube. An iceberg is floating in water of density 1000 kg per meter cube. What percentage of the iceberg will be visible? बेटा आइसबर्ग मतलब जो आपके बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो बेटा आपके पोलर रीजन के आसपास मिलते हैं और बाहर से देखने में लगेगा, एटलीस्ट जब मैंने पहली बार देखा था, जब मैंने टेलीविज़न पे देखा था तो मुझे नहीं लगता था कि ये फ्लोट कर रहा है, बट बेटा क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वाटर से कम होती है तो वो फ्लोट कर रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, मतलब आप अगर उनके डायग्राम देखोगे ऊपर से तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा बर्फ़ का पीस है वो ज़मीन पे रखा हुआ है, लेकिन बेटा वो हवा में तैर रहे हैं, पता नहीं कब से बने हैं, कैसे बने हैं, और इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो, बट यू मस्ट वॉच इट, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको सीखने में मिलेगा। यू विल अंडरस्टैंड द इनॉर्मिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कितना कुछ है, अर्थ तो उसका छोटा सा हिस्सा है, अब उसके ऊपर ही इतनी स्ट्रेंज चीज़ें हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको देखना चाहिए। ये बोल रहे हैं बेटा डेंसिटी ऑफ एन आइसबर्ग मतलब बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़, ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, उसकी डेंसिटी इतनी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द आइसबर्ग विल बी विजिबल। बेटा यू मस्ट पॉज एंड सॉल्व इट, राइट। अब हमें नहीं पता, ये मान लेते हैं आपका आइस हो गया, मतलब वाटर हो गया, और ये आपका आइसबर्ग हो गया। फिर से वही आइसबर्ग का वॉल्यूम मैं V मान लेता हूँ, और जो अंदर सबमर्ज है उसको V डैश मान लेते हैं। ये आपका हो गया बेटा वाटर ऐसे नीचे तक, आइसबर्ग का V डैश हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है, तो बेटा जो हिस्सा डूबा हुआ है वही पॉइंट फोर्स जनरेट कर रहा है, राइट। अब लेट अस सी, क्योंकि आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा वेट ऑफ द आइस इज इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। अच्छा, वेट ऑफ द आइस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द आइस इंटू डेंसिटी ऑफ द आइस इंटू जी। अब बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होगी बेटा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का सबमर्ज हुआ है, तो बेटा कितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है, V डैश इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि 1000 इंटू जी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूज होगा बेटा, ठीक है। तो बेटा V डैश कितना आ गया, V डैश आ गया आपके पास
92/100 इंटू वी आउटसाइड कितना हो गया बेटा, v माइनस वी डैश, यानी कि v आउटसाइड आ गया आपके पास 8/100 इंटू वी। अब इन्होंने बोला है व्हाट परसेंटेज आउटसाइड देख लेते हैं बेटा, v आउट 8v/100 इंटू v इंटू 100, यानी कि कितना आ गया बेटा 8%। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दिखा दिया है यानी कि अगर आइसबर्ग होगा कुछ ऐसे इतना सा विजिबल होगा, राइट। ये देखो इस तरीके, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको नेट पे जाके डायग्राम पिक देखनी चाहिए, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। सिर्फ 8% हिस्सा विजिबल होता है बेटा, यानी कि 100 में से 92 तो पानी के अंदर होता है, बाहर छोटा सा दिखता है। मे बी इसीलिए जो टाइटैनिक था वो उसको हिट करके सिंक कर गया, मे बी आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो बेटा। सो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बेटा वाटर और आइस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ये कितने हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा पॉज करके सॉल्व करना है इसको। A rectangular boat having dimensions of base 4 meter by 2 meter is floating in water. A man gets in the boat and the boat goes down by 7 centimeter, by 1 centimeter, goes down by 1 centimeter. What is the mass of the man? What is the mass of the man? राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं एक बोट है, मान लेते हैं ये, और ये फ्लोट कर रही है ऐसे, राइट। आपने भी देखा होगा जब कोई बोट के अंदर जाता है तो बोट थोड़ी सी पानी के अंदर चली जाती है, क्योंकि बेटा अब उसके वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करना है। यानी कि जब वो बंदा बोट के अंदर जाएगा बेटा, पानी और डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि उसका वेट बैलेंस किया जा सके। तो बेटा जितना उस बंदे का वेट ज़्यादा होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि बोट उतनी ही ज़्यादा नीचे जाएगी, राइट। तो बोट नीचे क्यों जा रही है, ताकि इट कैन प्रोवाइड द बॉयंट फोर्स, राइट। अब बोट यहाँ पे थी बेटा, मान लेते हैं जब इसके अंदर बंदा, नेक्स्ट डायग्राम में बना लेते हैं, सपोज इसके अंदर यहाँ पे दिस मैन गेट्स इनटू द बोट। ये मैन जो था, पहले ये इनिशियल लेवल मान लेते हैं, राइट, ये इनिशियल लेवल ले लेते हैं। अब बोट जो है वो 1 सेंटीमीटर नीचे चली गई, तो बेटा ये जो है, ये इतनी जगह में पहले वाटर था, अब इतनी जगह में बोट आ गई। अब ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होने वाला है। ओके सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकलेगा बेटा? अगर आप देखो ये क्या बन गया, क्यूबॉइडल बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया बेटा आपका, जो इसको इधर मैं लिख देता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है, ये आप इसको ऐसे देख लो, ये 3D हो गया ना बेटा, ये देखो ये ऐसे होगा। तो ये आप देखो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 4 मीटर, और विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, और डेप्थ कितनी दे दी, 1 सेंटीमीटर, राइट। ये 4 मीटर हो गया, और ये आप बोट का दूसरा डायमेंशन 2 मीटर हो गया, और कितनी बोट सिंक मतलब नीचे गई है, 1 सेंटीमीटर। तो बेटा वॉल्यूम आ गया आपका। अब लेट अस सी
वेट ऑफ द मैन इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स। कौन सी बॉइंट फोर्स? जो बेटा इस वॉल्यूम ने जनरेट की है, ये वाला जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम ने जो जनरेट की है बॉइंट फोर्स, वो किसके इक्वल है? देखो पहले भी बोट जो थी वो बॉइंट फोर्स जनरेट कर रही थी, लेकिन वो किसके इक्वल थी? वो बोट के वेट के इक्वल थी। जो भी बोट का वेट होगा, अगर उसमें और लोग थे तो उसके इक्वल। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा जो बंदा आया है, उसके जो एक्स्ट्रा द मैन हु गॉट इनटू द बस, इनटू द बोट, उसके वेट के बराबर वो लिक्विड, लेट अस सी कितना है वेट ऑफ द मैन हमने निकालना है, यानी m इंटू जी इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे ये कैस था 4 इंटू 2 इंटू 1/100, राइट। 4 इंटू 2 इंटू 1/100, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सर वहाँ 1 ली थी, वो 1 ग्राम पर सीसी था बेटा, सीजीएस यूनिट में था। ये क्या है? ये आपके ऐसे यूनिट में है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, इनटू जी, बेटा जी कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या आ गया बेटा? दिस कैंसल्स, तो आपका कितना आ गया? m इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 80 kg, यानी कि उस मैन का मास कितना है? 80 kg। अगर वेट पूछते बेटा 800 न्यूटन आ जाता। यानी कि उस मैन का मास जो है वो 80 kg है, राइट। एक और क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल बेटा इस टाइप का ही है, आप ट्राई करना। बेटा आई वुड रिकमेंड एवरीवन शुड डू दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपसे बहुत ज़्यादा सोचवाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, इट विल मेक यू थिंक लाइक नो अदर टॉपिक। इसमें काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है। ए राफ्ट ऑफ मास 60 kg is floating in water, with its 7 centimeter submerged, 7 centimeter submerged. Okay, when a man stands on the raft, 8.4 centimeter are submerged. Find the mass of the man. पॉज करो एंड बेटा प्लीज ट्राई टू सॉल्व, दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। यस, आपको बता देता हूं, राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड, राइट। क्यूबॉइड पीस ऑफ वुड को हम राफ्ट बोलते हैं। ओके, सो आप पॉज करके सॉल्व करो बेटा, थोड़ा टाइम लगाओ, 5 मिनट लगने चाहिए इस क्वेश्चन में अच्छे से। कुछ लोगों को समझ आ गया वो जल्दी भी कर सकते हैं। लेट अस, ये हमारा राफ्ट है, ये कितना नीचे है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके ऊपर एक कोई बंदा आके खड़ा हो गया। ओके, अब बेटा ये कितना नीचे है? 8.4 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहे हैं बेटा, अब इसका मतलब क्या है? अभी बोल रहे हैं मास ऑफ द मैन कैलकुलेट करो। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम नीचे गया है, पहले यहां तक नीचे था, अब ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है, राफ्ट वेंट इनसाइड द वाटर, तो वो राफ्ट जो नीचे गया है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो मैन के वेट के बराबर है। मतलब उस वाटर का जो वेट है वो मैन के वेट के बराबर है। तो बेटा हम इसमें 2 इक्वेशन बना लेते हैं। पहले लेट अस सी, बेटा इसका एरिया ऑफ बेस मैं ए मान लेता हूं, राइट। एरिया ऑफ बेस मैंने मान लिया ए, राइट। 3 डायमेंशन चाहिए ना बेटा इसका, ये ऐसे हो गया, लेट अस सी ऐसे,
सो ये एरिया ऑफ बेस हो गया और ये 7 सेंटीमीटर नीचे है। तो बेटा पहले इसका वेट कितना है, राफ्ट का वेट 60 kg मास है। तो फर्स्ट केस 60g mg इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये बॉइंट फोर्स होगी बेटा, ये हो गया वॉल्यूम, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। सेकेंड केस में क्या हो गया, 60 प्लस m इंटू जी, 60 प्लस m इंटू जी, राइट। ये इसके ऊपर जो ये मैन आ गया, इसका मास हम मान लेते हैं m। तो बेटा वुड को भी, कई बच्चे mg लिख देते हैं अकेला, बेटा वुड को भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वुड भी तो फ्लोट कर रहा है। तो जो बॉइंट फोर्स आ रही है वो वुड और मैन दोनों को बैलेंस कर रही है। तो 60 प्लस mg इक्वल्स टू a इंटू 8.4 अपॉन 100 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ओके बेटा, अब आप इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, लेट अस सी क्या आंसर आता है। ये कैंसिल कर देते हैं, एरिया कैंसिल हो गया, 100 भी कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया। तो 60/60 प्लस m इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/8.4। आई थिंक ये 1.2 बन जाएगा बेटा। तो 1.2 ये आ गया, 1.2 बन गया, राइट। 7 8.4, राइट। ओके, लेट अस मल्टीप्लाई। ये कितना बन गया, 60 इंटू 1.2 इक्वल्स टू 60 प्लस m। तो m कितना आ गया बेटा, 12 kg, राइट। सो यू कैन सी मास कम्स आउट टू बी 12 kg, काफ़ी कम आया है, यानी कि ही मस्ट बी अ चाइल्ड। सो लेट अस सी। तो अगेन बेटा सेम मेथड, नेट वेट यहाँ मतलब बॉइंट फोर्स और वेट को मैंने इक्वेट किया है, राइट। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और आई थिंक काफ़ी बड़ा लेक्चर बन गया है, तो आई थिंक हम इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं लेक्चर का। आप इतने बेटा प्रैक्टिस कर लो, तो सेकंड लेक्चर में इसके बाद अपलोड करता हूँ। लेकिन बेटा ये आना बहुत ज़रूरी है, और इसके अभी और छोटी छोटी चीज़ें और भी आएंगी, वो इसके सेकंड पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। ओके, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर।